हेलो स्टूडेंट्स, आज का द हिंदू स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। आज है 1 जुलाई 2020। तो फ्रंट पेज में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है द हिंदू में फ्रंट पेज में कोर इंडस्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द थर्ड मंथ। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कोर इंडस्ट्रीज में क्या क्या आती हैं। तो कोर इंडस्ट्री में बेसिकली 8 इंडस्ट्रीज आती हैं। वो 8 इंडस्ट्री क्या हैं? एक तो कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके अलावा नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर। तो ये 8 इंडस्ट्रीज हैं जो कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया कि कोर इंडस्ट्री आउटपुट जो है कॉन्ट्रैक्ट रहा फॉर थर्ड मंथ, मतलब तीसरे महीने भी लगातार वो कम होता चला गया, क्योंकि आपको पता है कोरोना के लगातार केसेस पूरी दुनिया में बढ़ ही रहे हैं। तो इस वजह से इकोनॉमी ज़्यादातर कंट्रीज़ की पूरी स्टैग्नेंट हो चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन चल रही हैं। तो इस वजह से कोर इंडस्ट्रीज़ का जो आउटपुट है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है, एक्सेप्ट केवल फर्टिलाइजर का जो आउटपुट है वो एक पॉजिटिव रहा। 7.5% उसमें ग्रोथ रही, क्योंकि फर्टिलाइजर यूज होते हैं बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो वहां पर ये पॉजिटिव रहा, ओवरऑल ये नेगेटिव रहा, तो काफी नीचे चला गया कोर इंडस्ट्री का आउटपुट। तो एक तो ये फ्रंट पेज की न्यूज थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा फ्री फ्रूट ग्रेन स्कीम टिल नवंबर। तो ये मोदी जी टीवी में आए थे शाम को 4 बजे। उन्होंने 15 या 16 मिनट का उनका लाइव था प्रोग्राम, जिसमें मोदी जी ने बताया कि जो फ्री फूड ग्रेन स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, जो कि पहले अनाउंस हो चुका था कोरोना जब फैला था लॉकडाउन के टाइम पे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMJKY। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें मोदी जी ने ये बोला है कि दिवाली या छठ पूजा तक, नवंबर तक, 5 और महीने तक 80 करोड़ इंडियंस को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चने की दाल मिलेगी। ठीक है, तो 80 करोड़ इंडियंस को हर महीने ये मिलेगा। तो ये एक अनाउंस करा है मोदी जी ने। ठीक है, तो ये इस वजह से न्यूज़ में रहा था। इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक हेडलाइन थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ये सब आता है। लगभग 90,000 करोड़ का एक आउटले भी अनाउंस करा है इसके लिए। ठीक है, उसके अलावा न्यूज़ में था बैंड एप्स विल गेट चांस टू सेंड इन देयर क्लैरिफिकेशन। जो एप्स बैन हुए हैं चाइना के 59 एप्स, उनको नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए एक थ्रेट है, इस वजह से बैन करे हैं। लेकिन उन एप्स के पास एक चांस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपना रिस्पॉन्स भेज सकते हैं कि हम जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है, हमारा डेटा सिक्योर है, हम किसी भी गवर्नमेंट के साथ आपका इंडियंस का यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करते। तो वो अपना रिप्लाई सेंड कर सकते हैं। फिलहाल 59 चाइनीज ऐप बैन है इंडिया में। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उनके पास एक मौका है 59 चाइनीज ऐप के लिए अपना रिस्पांस देने के लिए सेंटर को। ठीक है, तो एक ये न्यूज़ में रहा फ्रंट पेज में। उसके अलावा फ्रंट पेज में था 5.5 लाख कोविड-19 केसेस इन दिल्ली बाय जुलाई 31 अनलाइकली, गवर्नमेंट पैनल हेड। तो आपको पता होगा कि दिल्ली के जो डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया, वो टीवी में आए थे और उन्होंने कहा था कि जुलाई 31 तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के केसेस हो जाएंगे। तो एक डर का माहौल फैला था। उसके बाद सेंटर ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे। 10,000 बेड का एक सत्संग भवन है, राधा स्वामी सत्संग व्यास भवन, तो वहाँ पर 10,000 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार कराया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें ITBP के डॉक्टर्स और जवान वहाँ पर पोस्टेड हैं। तो इस समय उसी में काम चल रहा है। और रैपिड टेस्टिंग भी दिल्ली में, डोर टू डोर टेस्टिंग भी स्टार्ट हुई है। तो अब गवर्नमेंट पैनल का कहना यह है कि अब जो है, जैसा एक डर था कि 5.5 लाख केस हो सकते हैं जुलाई आखिरी तक दिल्ली में, वो अब नहीं होंगे शायद। तो वही ये बोला है कि अनलाइकली वो नहीं होंगे 5.5 लाख, काफ़ी कम होंगे। उसके अलावा कॉप्स कमांडर होल्ड टॉक्स इन चूशल।
ये क्या है कि जो गैल्वन वैली में इंडिया चाइना के बीच में हाथापाई हुई थी, इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में, उसको लेकर कमांडर लेवल की टॉक्स लगातार चल रही हैं, डेली बेसिस पे चल रही हैं, कोई रिजल्ट हालांकि निकल नहीं रहा है, तो लगातार बात चल रही है। तो वही यहाँ पर फ्रंट पेज में दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा फ्रंट पेज में हमारे पास है शार्प फॉल इन रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कोविड-19 केसेस। नॉन कोविड-19 केसेस का मतलब है जब से कोरोना फैला उसके बाद से लोगों के अंदर, लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अब जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। जैसे टीबी का हो गया, कैंसर हो गया किसी को, तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो वो टेस्टिंग फिर नहीं हो पा रही है, चाहे वो टीबी हो या कैंसर हो या इनके अलावा और कोई भी बीमारी हो, तो उनके केसेस जो हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं। केसेस तो उतने ही होंगे, लेकिन रिड्यूस का मतलब है रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना के डर से जल्दी से नहीं निकल रहे हैं और हॉस्पिटल तक नहीं जा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो पा रही। तो एक ये कंसर्न वाला पॉइंट है नॉन कोविड-19 डिजीजेस, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन इस समय एडमिनिस्ट्रेशन का भी, हर किसी का कोरोना को लेकर है। बाकी जो डिजीजेज हैं कोरोना के अलावा, उनकी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का, हॉस्पिटल का या लोगों का भी ध्यान कम है। तो ये एक कंसर्न है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा फ्रंट पेज में जो भी न्यूज़ में रहा था। उसके अलावा आगे अगर हम देखें, एक तो हमें डिस्कस करना है फ्री फूड ग्रेन स्कीम टिल नवंबर, जो अभी डिस्कस करा था हमने। मोदी जी ने शाम को 4 बजे आके टीवी में अनाउंस किया था कि नवंबर तक, दिवाली छठ पूजा तक, अगले 5 महीने तक 80 करोड़ इंडियन को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मिलेगी हर महीने, ठीक है। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस सिस्टम, उसके थ्रू मिलेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली फार्मर से फूड ग्रेन्स वगैरह खरीदता है, ठीक है। इसमें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी खरीदती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट को वो फूड ग्रेन एलोकेट करती हैं स्टेट वाइज। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करना, बीपीएल फैमिलीज़ या अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़, उनको आइडेंटिफाई करना और राशन की दुकानों के थ्रू उन तक राशन पहुंचाना। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू ये सारा का सारा फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड, पूरे देश के लिए एक राशन कार्ड बनेगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने यहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई करना, उन तक राशन पहुँचाना राशन कार्ड के थ्रू। अब वन नेशन वन राशन कार्ड अगर होगा, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि बहुत सारे माइग्रेंट्स होते हैं। मान लो कोई बिहार में उसने राशन कार्ड बनाया है, तो होता क्या था कि बिहार में राशन कार्ड है उसके पास, अब वो दिल्ली में नौकरी काम के लिए आ गया माइग्रेंट वर्कर, तो अब उसका राशन कार्ड तो वहाँ का है, तो उसे राशन मिल नहीं पाएगा दिल्ली में। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये है कि वो फिर अगर दिल्ली भी आता है तो दिल्ली से भी राशन ले सकता है, अगर राजस्थान चला जाता है तो राजस्थान से भी राशन मिलेगा। तो पूरा एक ऑनलाइन हो जाएगा और वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड भी, इसका टारगेट है सरकार का 31 मार्च 2021, अगले साल 2021 तक ये टारगेट पूरा करना है। लोगों का आइडेंटिफिकेशन, पूरा एक नेशनल डेटाबेस बनाना है, वन नेशन वन राशन कार्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में और क्या चीज़ें आती हैं ये आपको पता होगा। 1.7 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज है, ठीक है। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पूरा आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। आप एक हमारे टैब में नीचे एक लिंक होगा, उसमें लिंक में कमेंट बॉक्स में लिंक में क्लिक करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल इक्वेशन आईएएस को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी करिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास न्यूज़ क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से रिलेटेड जो न्यूज़ है, एक तो इंश्योरेंस कवर मिलेगा हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख का। अगर कोई हेल्थ वर्कर कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है। फूड ग्रेन है पुअर का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मनरेगा वर्कर के वेजेस, लगभग 13.5 करोड़ मनरेगा वर्कर्स हैं, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो उनको उनका जो डेली वेजेस है वो भी इंक्रीज हो चुका है इसमें। और जनधन वुमेन अकाउंट होल्डर्स लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा
जनधन विमेन अकाउंट होल्डर्स हैं, हर महीने उन्हें 500 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, ठीक है। 3 महीने तक 1500 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो ये सरकार आगे बढ़ा रही है प्लान। उसके अलावा सीनियर सिटीजन हो, डिसेबल्ड हो, पुअर विमेन हो, ठीक है, लगभग 3 करोड़ हैं, ठीक है, जो पुअर विडोज हैं, विधवा हैं या डिसेबल्ड हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उनके अकाउंट में 1000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आएगा इस स्कीम में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। उसके अलावा 8.7 करोड़ किसान हैं, उन्हें भी 2000 रुपीज़ प्रधानमंत्री किसान योजना में ट्रांसफर होंगे। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में है। ओवरऑल इसका जो खर्चा है 1.7 लाख करोड़ है पूरा ओवरऑल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो ये सारा का सारा आपको PDF फाइल में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, जो न्यूज़ रही है, एक तो PCR टेस्टिंग इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। एक तो PCR RT-PCR टेस्टिंग डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब है दो-धारी तलवार, क्योंकि कोविड-19 के जो टेस्ट हो रहे हैं RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। RT-PCR टेस्ट क्या होते हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, RT-PCR की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के जो टेस्ट होते हैं वो आपको पता होगा कि बलगम से या नाक से वो लेकर सैंपल लेकर फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, कोविड-19 एक RNA वायरस है। वायरस बेसिकली RNA होता है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड, इसे हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। ये DNA है, ये RNA है। RNA की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA की डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। DNA डबल स्ट्रैंडेड रहता है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। तो जब भी हम DNA को RNA में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली कोरोना का जो वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। तो RT-PCR में क्या होता है कि उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है पहले, फिर उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम पता लगाते हैं कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये RT-PCR एक तरीका है कोविड पॉजिटिव या कोविड नेगेटिव पता लगाने का। लेकिन अब दो-धारी तलवार इसलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि RT-PCR फॉल्टी हो सकता है, क्योंकि एक लैब में बहुत सारे सैंपल्स हैं, टेस्टिंग हो रही है। अब मान लिया कि ये एक्चुअल में, मान लिया मैं 3-4 सैंपल ले लेता हूँ। अब एक्चुअल में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है एक्चुअल में, और ये दोनों नेगेटिव है एक्चुअल में, ठीक है। अब हुआ क्या, जब लैब में टेस्टिंग होती है तो टेस्ट करते हुए हो सकता है पॉजिटिव का एक छोटा सा मॉलिक्यूल भी गलती से इधर मिक्स हो जाए, तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव दिख जाएगा, फॉल्स। इसे हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि ये किसी और इंडिविजुअल, 4 लोग हैं ABCD, उनके सैंपल्स हैं। तो C जो है नेगेटिव था, लेकिन B सैंपल से एक छोटा सा मॉलिक्यूल मान लिया इधर की तरफ मिक्स हो गया गलती से, क्योंकि लैब में इतने सारे टेस्ट होते हैं, गलतियां भी हो सकती हैं। तो इसे हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक्चुअल नेगेटिव या ट्रू नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे ट्रू नेगेटिव, इसे बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव, जबकि वो नेगेटिव था गलती से पॉजिटिव आ गया। या कई बार ऐसा हो सकता है कि सैंपल मिक्स हो गया और ये नेगेटिव दिखा दिया, तो इसे बोल दिया हमने फॉल्स नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं है, गलती से नेगेटिव दिख गया, जबकि एक्चुअल में पॉजिटिव था। तो ऐसी गलती RT-PCR में हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा RT-PCR में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कोरोना में क्या होता है प्रॉब्लम, अगर कोई कोरोना इन्फेक्ट हुआ तो उसकी बॉडी के अंदर ना एंटीबॉडीज खुद से डेवलप हो जाती हैं, अगर वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो एंटीबॉडीज खुद से डेवलप हो जाती है और वो कोरोना को हरा देता है। तो वो बेसिकली कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो जाता है खुद से, उसकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम ने ही उसे कोरोना नेगेटिव बना दिया। अब उसका टेस्टिंग करेंगे तो कोरोना नेगेटिव आएगा RT-PCR में, जबकि वो कुछ दिन पहले तक कोरोना पॉजिटिव था। तो RT-PCR से एक्चुअल कंडीशन पूरे इंडिया की नहीं पता चलेगी, ये भी एक डिबेट का इशू है। एक्चुअल हमें पता चलेगा एंटीबॉडी टेस्ट से।
एंटीबॉडी टेस्ट से जब हम एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि क्योंकि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, ठीक है, और उसकी एंटीबॉडीज जो है उससे वो रिकवर हो जाता है अपनी एंटीबॉडीज की वजह से, वो कोरोना नेगेटिव हो जाता है। तो एंटीबॉडीज टेस्ट से ये पता लग जाएगा कि वो 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कभी कोरोना पॉजिटिव रहा था लेकिन अब वो खुद से रिकवर कर गया है, तो उससे एक्चुअल हमें डेटा मिलेगा कि हाँ इतने सारे लोग कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से कलकत्ता में अकेले 14% एंटीबॉडी टेस्ट से ये पता चला है, सर्वे से, कि कोलकाता में अकेले 14% एंटीबॉडी टेस्ट से पता चला है कोरोना पॉजिटिव रहे हैं कभी ना कभी, ठीक है। प्रेजेंट में अगर RT-PCR टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आएंगे क्योंकि वो पहले थे पॉजिटिव, अब वो नेगेटिव हो चुके हैं। तो ये एक न्यूज़ में ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपको पता होना चाहिए, एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR की फुल फॉर्म, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कोविड-19 एक RNA है, ठीक है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं, हाँ, इन एंडिंग स्टैंड ऑफ मैग्नेमिटी मस्ट प्रिवेल। ये इंडिया और चाइना के बीच में, मैग्नेमिटी का मतलब है हम्बलनेस, मतलब दोनों कंट्रीज हम्बल रहें एक दूसरे के लिए। गैल्वन वैली जो स्टैंड ऑफ है उसको लेकर है, और इंडिया ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बताया कि इंडिया और चाइना के बीच में जो 5 ट्रीटी हैं, एक तो 1993 का एग्रीमेंट है, 1996 का एग्रीमेंट है, 2005 का प्रोटोकॉल है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको लेकर इंडिया चाइना के बीच में लगातार साइन हुआ है ताकि पीस मेंटेन रहे, बॉर्डर में टेंशन ना रहे। 2012 का भी एग्रीमेंट है, 2013 का भी एग्रीमेंट है। इनमें से एक एग्रीमेंट ये भी है कि इंडिया चाइना के बीच में गोली नहीं चलेगी, इसीलिए वो जो फेस ऑफ हुआ इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में, हाथापाई हुई, गोली नहीं चली है, ठीक है। हालांकि इंडिया ने अब अपना स्टैंड बदल दिया है कि अब कोई भी वेपन यूज कर सकते हैं इन केस कोई भी टेंशन होती है अगर बॉर्डर में, तो अब इंडिया ने अपना स्टैंड बदल दिया। हालांकि इंडिया ये कह रहा है कि जो भी बातें होंगी इन एग्रीमेंट्स का ध्यान में रखना चाहिए चाइना को। तो ये 5 जो पुराने एग्रीमेंट है LAC को लेकर, इसका ध्यान रखना है। तो ये लगातार चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ये काफ़ी न्यूज़ में है। उसके अलावा हमारे पास रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना, ये सारे के सारे आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एडिटोरियल है द हिंदू का, ठीक है। तो एडिटोरियल ही उठा के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो सार्क को रिवाइव करने की बात हो रही है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 मेंबर कंट्रीज हैं, वो 8 मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। अब इन 8 कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या है? कोऑर्डिनेशन की काफ़ी कमी है, ठीक है। अब अगर सार्क स्ट्रांग होगा, आपको ये समझना है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर सार्क स्ट्रांग होगा, आपस में कंट्रीज कोऑपरेट करें, तो उससे चाइना वीक हो जाएगा। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में अगर ये कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी तो इन सारी कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? इंडिया। इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो चाइना वीक होगा। तो चाइना कभी नहीं चाहता कि सार्क का इन्फ्लुएंस बढ़े, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो चाइना हमेशा से कोशिश करेगा कि सार्क वीक पड़ता जाए। सार्क हमारा 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था ताकि ये 5 कंट्रीज आपस में ट्रेड वगैरह करें। भारत जो है हमेशा से कोशिश करता है कि एक मोटर एग्रीमेंट साइन हो सार्क कंट्रीज के बीच में, कि ताकि ट्रेड वगैरह इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक ट्रेड हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पर ट्रेड इजीली हो जाए। तो वो एक कंसेंसस बना नहीं है, और चाइना हमेशा कुछ ना कुछ पाकिस्तान के थ्रू कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाता रहता है। तो अब जब सार्क कुछ नहीं कर पा रहा तो हमारे पास चॉइस रहती है कि बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल मल्टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज है, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, उसके अलावा नेपाल है, भूटान है।
तो इसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं। तो फिर हमें जब सार्क इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम बिम्स्टेक, ये जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं, इस पे इनके कोऑर्डिनेशन पे जोड़ दें। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, सड़कें नहीं हैं, तो कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ट्रेड भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम सार्क को छोड़कर अगर बिम्स्टेक पे जोड़ देते हैं तो हमें इतना ज़्यादा फायदा होगा नहीं, तो हमें वापस आना पड़ेगा सार्क में। यही सब इस आर्टिकल में सब कुछ लिखा हुआ है कि सार्क को रिवाइव करना जरूरी है, बिम्स्टेक से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। तो यही सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या चीज़ें हैं। तो वापस हमें सार्क पे जोर देना पड़ेगा ताकि चाइना को वीक कर सके। तो ये एक एडिटोरियल में दिया हुआ है सार्क से रिलेटेड। उसके अलावा एक्सटर्नल डेप्ट, हमारा जो एक्सटर्नल डेप्ट है इतना हो चुका है $558 बिलियन इन मार्च। एक्सटर्नल डेप्ट में सबसे ज़्यादा हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB होता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, लगभग 39.4% ECB है, ठीक है। ये जो हमारा 558.5 है, 39.4% एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में होता है हमारे यहाँ की कंपनीज इंडियन टेरिटरी के बाहर से जो भी लोन वगैरह ले रही हैं, लोन में मान लिया कि मशीन्स वगैरह ले रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, रॉ मटेरियल या कुछ भी बाहर से लोन से खरीद रही हैं, तो वो सब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में आता है। तो ये सब हमारा एक्सटर्नल डेप्ट में। तो ये नंबर 1 पे तो सबसे ज़्यादा इसमें इतना है। फिर नंबर 2 पे हमारा आता है नॉन रेजिडेंट, जो NRI होते हैं उनके जो डिपॉजिट हैं वो भी ECB में आता है, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स। तो ये 23.4% है अराउंड, यही सब इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हमारा करंट अकाउंट जो है वो थोड़ा स्मॉल सरप्लस रहा इनविजिबल ट्रेड की वजह से, सर्विसेज की वजह से, क्योंकि जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा डाउन रहा। वो सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास दिया है डिस्पाइट अपोजिशन चाइना पासेस हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। चाइना में क्या है, 1 कंट्री 2 सिस्टम। हांगकांग जो है 1997 से पहले ब्रिटिशर्स के कब्जे में रहा था, ब्रिटिश कॉलोनीज थी, तो वो खाली करके चली गई थी हांगकांग, और फिर वो चाइना को हैंड ओवर हो गया था। हांगकांग में एक अलग सिस्टम है चाइना से, 1 कंट्री 2 सिस्टम चलता है। वहाँ पर जैसे चाइना में फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह सब बैन है, हांगकांग में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रही थी। उसके अलावा एक हांगकांग सिक्योरिटी लॉ चाइना ने पास करा है, जिसमें चाइना क्या कर सकता है, हांगकांग के लोगों को अरेस्ट करके मेनलैंड चाइना ले जा सकता है। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही थी कि इसके बेसिस पे चाइना क्या करेगा, चाइना वहाँ के लोगों या हांगकांग के लीडर्स को या लोगों को परेशान करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आर्टिकल में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट डे हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।